नमस्कार। बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम एवीज के संबंध में, पक्षियों के संबंध में चर्चा करेंगे। पक्षियों के जो सामान्य लक्षण हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। जो एवी जंतु होते हैं उनके देह पर परों का खोल पाया जाता है। ये वायु श्वसन क्रिया करने वाले जंतु होते हैं और इनका जो दैहिक ताप होता है नियंत्रित रूप से पाया जाता है, इसलिए इनको वार्म ब्लडेड या गर्म खून वाले जंतु कहते हैं। अंड प्रजनक रूप पाए जाते हैं और इनके जो देह पर दो पंख पाए जाते हैं उड़ने के लिए। तरकुनुमा देह का विभाजन सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ में पाया जाता है। जबड़ों का रूपांतरण दंत विहीन चोंच में पाया जाता है। इनकी गर्दन लंबी तथा लचीली पाई जाती है। जो पूंछ है वो स्टम्पी और छोटी आकार की पाई जाती है। इनके जो अग्र पाद होते हैं वे पंखों में रूपांतरित पाए जाते हैं, जबकि पश्च पाद विभिन्न प्रक्रिया करने के लिए अनुकूल पाए जाते हैं। ये चलने के लिए, तैरने के लिए, दौड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, खुरचने के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए तथा पर्चिंग प्रक्रिया करने के लिए ये अनुकूल पाया जाता है। पर्चिंग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो पक्षी अपने पंजों की सहायता से टहनी को जकड़े रखता है, जिसके कारण यह सोते समय गिरता नहीं है। तो पक्षी के वजन से ये जो इसके पंजे होते हैं पश्चपादों के, वो टहनी को इस प्रकार से जकड़ लेते हैं और जब ये उड़ता है तब ये जकड़ पंजे खुल जाते हैं और पक्षी टहनी को छोड़कर उड़ जाता है। ये पर्चिंग जो मैकेनिज्म होता है ये इन पश्चपादों के द्वारा किया जाता है। इनके जो पांव होते हैं उसमें 4 अंगुलियां नखरयुक्त पाई जाती हैं। बाही कंकाल के अंदर जो अधिचर्मीय पर पाए जाते हैं जो पूरी देह को घेरे रखते हैं, और जो सल्क होते हैं वो पांव पर और चोंच पर पाए जाते हैं। त्वचा सूखी पाई जाती है जिसमें कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती। केवल जो इसकी पूंछ होती है उसके आधारी क्षेत्र में प्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं, तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से जो पक्षी है इस तेल को अपनी चोंच की सहायता से लेकर अपने परों को संवारता रहता है। इसकी जो पेक्टोरल मसल्स होती हैं, अंश पेशियां होती हैं, वो अधिक विकसित पाई जाती हैं क्योंकि ये उड़ने के लिए पक्षी को सहायता प्रदान करती हैं। इनका जो आंतरिक कंकाल है अस्थिरमय है और हल्का पाया जाता है। इनकी जो हड्डियां होती हैं उसमें एपिफाइसिस प्रोसेस अनुपस्थित पाई जाती है। एपिफाइसिस प्रोसेस जो लंबी गर्दन और लंबी जो हड्डियां होती हैं उसका जो छोर होते हैं, इस छोर को एपिफाइसिस छोर कहते हैं। ये इनके कारण जो हड्डियां होती हैं भारी जाती हैं, तो क्योंकि इसको उड़ने के लिए अनुकूलता लाने के लिए अपने वजन को कम करना है, तो ये एपिफाइसिस जो रीजन होता है ये यहाँ नहीं पाया जाता है इनकी लंबी हड्डियों के अंदर। और लंबी हड्डियां जो अंदर से खोखली पाई जाती हैं, इसमें जो बोन मैरो होता है इस तरह जंतु में बोन मैरो यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है और उसके स्थान पर हवा से भरी होती हैं, न्यूमेटिक प्रकार की हैं या खोखली पाई जाती हैं, जिसके कारण जो उनका आंतरिक कंकाल है काफी हल्का हो जाता है। इनके जो निचला जबड़ा है वह जो कपाल की क्वाड्रेट अस्थि के साथ संधि बनाता है और इसकी सहायता से ये ऊपर नीचे गति करता है। इसकी जो कशेरुक होती हैं हिट्रोसिलस प्रकार की कशेरुक पाई जाती है। इसकी जो वक्षीय कशेरुक वो वर्टिब्री है, कशेरुक जो वक्षीय क्षेत्र की है, जो पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो थोरेसिक वक्षीय क्षेत्र में जो कशेरुक है वो 2 भागों में अग्र और पश्च। तो पश्चिम क्षेत्र की जो पक्षीय कशेरुक हैं वे सेक्रल लुम्बर मतलब कटी क्षेत्र की कशेरुक, सेक्रल क्षेत्र की नितंब क्षेत्र की कशेरुक
और ये जो पश्चिम पक्षी क्षेत्र की कशेरुक है, ये जो पूंछी क्षेत्र की कशेरुक होती हैं अग्र, इनके साथ मिलकर एक संरचना का निर्माण करती हैं सिनसैक्रम। तो सिनसैक्रम इन विभिन्न प्रकार की जो कशेरुक होती हैं इनसे मिलकर बनता है, जिसके कारण कशेरुकों की संख्या कम हो जाती है। तो इसमें जो आंतरिक कंकाल है उसमें हड्डियों की संख्या कम करनी है, और ये कम करने के लिए विभिन्न अस्थियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो यहाँ भी ये विभिन्न प्रकार के जो कशेरुक हैं ये आपस में जुड़कर सिनसैक्रम का निर्माण करती हैं। और जो बाकी बची हुई जो पूंछी कशेरुक होती हैं वो आपस में फ्यूज करके जुड़कर फाइगोस्टाइल का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार से जितनी भी वर्टिब्री हैं वो अधिकांश रूप से आपस में जुड़ी पाई जाती हैं और सिनसैक्रम फाइगोस्टाइल का निर्माण करती हैं। इनके कपाल में एक कोंडाइल पाई जाती है। इनकी जो पुरोष्ठी है जिससे आकर पसलियां आगे जुड़ी हैं उसके अंदर कील नाम की एक संरचना पाई जाती है, एक कंटिका सी संरचना पाई जाती है, जिससे जो ये अंशपेशियां हैं ये जुड़ी होती हैं और ये क्रिया उड़ने के लिए इनको आवश्यक होती है। तो ये कील की संरचना होती है स्टर्नम में उन पक्षियों पाई जाती है जो उड़ने में सक्षम होते हैं। कुछ पक्षी उड़ने में असक्षम होते हैं, उसमें कील संरचना अनुपस्थित पाई जाती है। इनकी जो पसलियां होती हैं इसके अंदर दो सिर पाए जाते हैं, अग्र छोर पर पश्च छोर पर। ये जो द्विहाइट इसमें एक प्रकार की यहाँ जो है दो सिर वाली ये पसलियां पाई जाती हैं और इन पसलियों पर एक यूनिसिनेट प्रोसेस पाई जाती है। अंकुश प्रवर्ध नाम की एक संरचना होती है जो इन पर पाई जाती है और ये भी जो पक्षी उड़ने वाले होते हैं उसमें ये संरचना विकसित पाई जाती है और जो पक्षी उड़ने में असक्षम होते हैं उसमें संरचना अनुपस्थित पाई जाती है। ये जो क्लेविकल और इंटरक्लेविकल अस्थियां होती हैं, ये जो कॉलर बोन्स होती है ये क्लेविकल अस्थि है, यहाँ इंटरक्लेविकल अस्थि इनके बीच में पाई जाती है। तो दोनों प्रकार की अस्थियां, दोनों क्लेविकल और एक इंटरक्लेविकल, ये तीनों हड्डियां मिलकर फर्कुला नाम की संरचना का निर्माण करती हैं। इनकी जो सोनी मेखला है वो सिनसैक्रम जो यहाँ बना है उसके साथ जुड़ी पाई जाती है। इनका जो सोनी मेखला अस्थियां होती हैं, ग्रिडल होती है, उसमें एक एस्टिबुलम नाम का क्षेत्र पाया जाता है जो छिद्रित रूप से यहाँ उपस्थित है। एस्टिबुलम वो क्षेत्र होता है जिसके साथ जो फीमर अस्थि होती है, जो पश्चपाद की जो फीमर अस्थि है वह सोनी मेखला के साथ जुड़ी पाई जाती है। तो ये वो खांच है सोनी मेखला की जिसके अंदर जो फीमर अस्थि है वो जुड़ती है। तो ये जो एस्टिबुलम क्षेत्र है ये छिद्रित रूप से यहाँ पाया जाता है। प्यूबिस और इस्कियम जो सिम्फाइसिस होती है वो अनुपस्थित पाई जाती है। जहाँ प्यूबिस, क्योंकि ये सोनी मेखला दो अर्ध के अंदर विभाजित पाई जाती है, एक दायां एक बायां, और प्रत्येक अर्ध के अंदर तीन अस्थियां होती हैं, एक इलियम होती है, एक प्यूबिस, एक इस्कियम। तो जब यहाँ प्यूबिस और इस्कियम दोनों अस्थियां आपस में एक दूसरे जुड़ती हैं, कॉन्टेक्ट करती हैं, उसको सिम्फाइसिस क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो दोनों का कॉन्टेक्ट क्षेत्र है वो यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है। ये जो कार्पल्स होती हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं कलाई की, ये कार्पल्स हड्डियां होती हैं। तो कार्पल्स हड्डियां, ये मेटाकार्पल्स क्षेत्र होता है, ये मेटाकार्पल्स है और ये कार्पल्स है। इसमें दो पंक्तियां होती हैं कार्पल्स की, एक ये समीपस्थ है, ये दूरस्थ है। तो दूरस्थ जो कार्पल्स होती हैं वो इन मेटाकार्पल के साथ फ्यूज हो जाती है, हमारे जुड़ी नहीं है, लेकिन दोनों जो कार्पल दूरस्थ जो कार्पल्स होती हैं और मेटाकार्पल्स अस्थियां में जुड़कर पक्षियों के अंदर ये संरचना बनाती हैं कार्पो मेटाकार्पस नाम की संरचना इनके द्वारा बनती है। और जो पांव होते हैं उसमें जैसे यहाँ कार्पल्स होती हैं, हमारे पांव में टार्सल्स होती हैं। तो टार्सल्स भी दो पंक्तियों में होती हैं, दूरस्थ और निकटस्थ। तो जो निकटस्थ जो टार्सल्स होती हैं वो जो टीबिया अस्थि होती है, पांव की जो नीचे की टीबिया हड्डी होती है उसके साथ जुड़कर टीबियो टार्सल का निर्माण करती हैं।
और वही जो टार्सल्स, दूरस्थ टार्सल्स होती हैं, वो जो पंजा होता है हमारे पाँव का, उसकी जो मेटा टार्सल्स अस्थियां होती हैं उनके साथ जुड़कर टार्सो मेटा टार्सल्स का निर्माण करती हैं। तो यहाँ भी जो विभिन्न हड्डियां हैं आपस में फ्यूज हो गई हैं और हड्डियों की संख्या कम हो गई है। ये जो इसोफेगस है ये फैलकर क्रोप का निर्माण करता है, एक चैम्बर बनाता है क्रोप, और इस क्रोप के अंदर जो अनाज होते हैं, पक्षी अनाज को ग्रहण करते हैं, वो यहाँ एकत्र कर लिए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, और इनको जो वहां का लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसमें उनको भिगो देते हैं, इससे ये काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। जो अमाशय है इसका वो दो भागों में विभाजित है, एक ग्रंथिल प्रोवेंट्रिकुलस पार्ट होता है और एक पेशीय गिजार्ड पार्ट होता है। ये जो पेशीय गिजार्ड पार्ट है, ये जो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, उनको पीसने का काम करता है। जो दानों की पिसाई है वो गिजार्ड में होगी, और जो यहाँ एंजाइम्स इसमें आकर मिलाए जाएंगे पाचन के लिए, वो इस क्षेत्र में मिलाए जाते हैं, ग्रंथिल प्रोवेंट्रिकुलस क्षेत्र के अंदर। इसकी छोटी आंत्र और जो इसका मलाशय है उनके मध्य में एक जोड़ी सीकल रेक्टल सीकल पाई, मलाइसी जो नलिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, और इनका जो रेक्टम है, इनका जो अवस्कर है, ये क्लोएका है, तो क्लोएका जो पार्ट होता है, अवस्कर जो क्षेत्र होता है, वो त्रिकोष्ठी पाया जाता है। ये क्लोएकल क्षेत्र जो है, अवस्कर क्षेत्र है, वो त्रिकोष्ठी पाया जाता है। इनके अंदर जो हृदय है पूर्ण रूप से चतुर्थकोष्ठी पाया जाता है, लेकिन साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस पूर्णतः अनुपस्थित पाए जाते हैं। दोनों जो इसमें कोष्ठ हैं वो यहाँ पूर्णतः अनुपस्थित पाए जाते हैं, और जो इनके अंदर जो शिश्मिक जो कार्कीय धमनांग है वो केवल एक पाया जाता है, जो दायां जो इनका कार्कीय धमनांग है वो केवल उपस्थित पाया जाता है, बाएं वाला यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है। जबकि जो रेप्टाइल्स के अंदर दोनों पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट, इसमें केवल राइट सिस्टमिक एरोटा उपस्थित पाया जाता है। जो फेफड़े हैं इसमें एक जोड़ी पाए जाते हैं, लेकिन स्पंजी प्रकार के होते हैं और ये फैलने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इनका जो लचीलापन है वो अनुपस्थित पाया जाता है, जिस कारण ये एक ही आकार में रहते हैं, और इनके अंदर विभिन्न प्रकार के वायु कोश पाए जाते हैं, जिसके अंदर वायु को संग्रहित किया जाता है। इनमें जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला उपकरण है वो सिरिंज के रूप में पाया जाता है। ये जो वृक्क है इसमें मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं, और जो वृक्क हैं वो त्रिपालित रूप से पाए जाते हैं, और ये अपने मूत्र वाहिनियों के माध्यम से अवस्कर में खुलते हैं। मूत्राशय यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है। मूत्राशय रेप्टिलिया में उपस्थित था, यहाँ अनुपस्थित हो गया है, और इनकी जो प्रकृति है, उत्सर्जित प्रकृति है, वो यूरिकोटेलिक प्रकार की पाई जाती है। यूरिक अम्ल के रूप में ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। मस्तिष्क के अंदर जो परमस्तिष्क गोलार्ध है, अनुमस्तिष्क है और दृक् पालियां हैं, वो अधिक विकसित पाई जाती हैं। इनके अंदर 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं मस्तिष्क के अंदर। इनके जो नेत्र होते हैं संवेदी अंगों के रूप में, ये काफी बड़े होते हैं और ये काफी एफिशिएंट प्रकार के होते हैं। इनके जो नेत्रों में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक पारदर्शी झिल्ली है जो नेत्रों को बाहर से कवर कर लेती है, ढक लेती है। जब ये उड़ते हैं पक्षी, तब बाहर से सामने से आने वाली वायु का जो प्रेशर होता है उससे इसकी जो नेत्र होता है उसकी सुरक्षा करती हैं, और जो पानी में पक्षी तैरते हैं उस समय ये जल से इनकी सुरक्षा करती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इनकी नेत्रों में स्क्लेरोटिक प्लेट पाई जाती हैं। जो स्क्लेरोटिक प्लेट होती हैं वो जो इसकी आंख की जो कप होता है, आई कप होता है, इसकी बाहरी परत स्क्लेरोटिक
क्षेत्र की सुरक्षा करती हैं और उसकी जो आकृति है उसको बनाए रखती हैं। इन स्क्लेरोटिक प्लेट के माध्यम से ये काम किया जाता है। इसमें एक वस्कुलर पैक्टी नाम की संरचना पाई जाती है इनकी आंख की कैविटी के अंदर। ये इसका जो फंक्शन है ये अभी तक अननोन है, फिर भी ये इसका माना जाता है कि ये जो वस्कुलर पैक्टिन होता है ये जो आंख के अंदर जो द्रव भरा होता है उसका जो प्रेशर है उसको का नियमन करता है और ये जो एकोमोडेशन प्रक्रिया होती है नेत्रों में उसको करने में भी अपना सहयोग प्रदान करता है। मध्य कर्ण के अंदर एक कल ओसिकल पाई जाती है। कर्ण में एक कर्ण अस्थि यहां अभी बनी है। जंतु एक लिंगी जंतु भी पाया जाता है और इसमें लैंगिक विभेदन नर मादा में स्पष्ट रूप से अंतर पाया जाता है। इसमें जो नर होते हैं उनमें एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और कुछ जंतुओं में जो मैथुनिक अंग है वो उपस्थित पाए जाते हैं, जैसे डक है, गीज है, डेटिटीज जो पक्षियों का वर्ग है दौड़ने वाले पक्षियों का, उसमें ये जो मैथुनिक अंग है नरों में पाए जाते हैं। जो मादाएं होती हैं उसमें केवल एक अंडाशय पाया जाता है। ये बायां अंडाशय यहाँ उपस्थित है और बायां जो अंडवाहिनी है वो यहाँ उपस्थित पाई जाती है, क्योंकि देह का वजन कम करने के लिए यहाँ भी मादाओं के अंदर एक ही अंडाशय अंडवाहिनी के साथ पाया जाता है। जंतु अण्डपरजक के रूप में पाए जाते हैं, अंडों को जन्म देते हैं और अंडों के अंदर जो अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां होती हैं वो उनके प्रबंधन के लिए कार्य करते हैं। तो ये इनके सामान्य लक्षण है इस एवीज जो समूह है जंतुओं का, उनके बारे में। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन से विकसित लक्षण है जो इनको रेप्टिलिया से अधिक एडवांस बनाते हैं। इनकी देह के ऊपर परों का खोल पाया जाता है और इस परों खोल के कारण जो देही ताप है उसको नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। इनके अंदर जो पंख होते हैं उनका परिवर्तन हो गया है और ये पक्षी, ये जो जंतु होते हैं उड़ने में सक्षम पाए जाते हैं। तो ये दोनों लक्षण जो इनको रेप्टिलिया से अधिक एडवांस बनाते हैं। इनका जो आंतरिक कंकाल होता है हल्का होता है और इनके अंदर अस्थियों की संख्या काफी घटी हुई पाई जाती है, जिसके कारण इनका वजन कम हो जाता है और उसके कारण जो पक्षी उड़ने में सक्षम हो जाते हैं। इनका जो श्वसनीय तंत्र है सबसे अधिक विकसित प्रकार का पाया जाता है। इस तरह जंतुओं की तुलना में भी ये अधिक विकसित प्रकार का श्वसनीय तंत्र पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो वायु कोश है वो उपस्थित पाए जाते हैं जिसमें वायु को संग्रहित किया जाता है और जो फेफड़ों से जब वायु प्रवेश करती है उस समय और जब वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है उस श्वसन और निश्वसन दोनों प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो फेफड़े हैं इनके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से जो श्वसनीय प्रक्रिया है पक्षियों के अंदर सबसे बेहतर प्रकार की पाई जाती है। इनकी जो आहार नाल होती है उसकी जो ग्रसिका क्षेत्र होता है, इसोफेगस क्षेत्र होता है, वो क्रोप का निर्माण करता है। और इस क्रोप में जो पक्षी जो अनाज ग्रहण करते हैं वो संग्रहित करने का काम इस क्रोप के माध्यम से किया जाता है। जो पेशी गिजाड़ होता है वो अनाज की पिसाई का काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो आहार नाल है वो अधिक विकसित पाई जाती है रेप्टिलिया जंतुओं की तुलना में। इनके जो नेत्र होते हैं काफी अधिक विकसित प्रकार के पाए जाते हैं, जिससे कि काफी दूरी से जो विजन है देखने में ये सक्षम होते हैं। और इनके जो नेत्र होते हैं इसमें निक्लेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, स्क्लेरोटिक प्लेट पाई जाती हैं, वस्कुलर पैक्टिन पाए जाते हैं। ये संरचनाएं भी इसके नेत्र को अधिक विकसित बनाती हैं और काफी दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने में नेत्र इनके सक्षम पाए जाते हैं। इनका जो दैहिक ताप होता है वह नियंत्रित पाया जाता है। दैहिक ताप को नियंत्रण करने के लिए देह में एक प्रणाली पाई जाती है। उसके इस कारण जो दैहिक ताप है एक निश्चित रूप से कांस्टेंट पाया जाता है और जिसके कारण जंतु पूरे साल भर सक्रिय रहता है।
जो रेप्टिलिया होते हैं, जो एम्फीबिया होते हैं, ये जंतु अधिक सर्दी के अंदर और अधिक गर्मी के अंदर जमीन के अंदर चले जाते हैं, निष्क्रिय रूप से रहते हैं उस समय को व्यतीत करने के लिए। जबकि पक्षी होते हैं, इनके अंदर अधिक ताप नियंत्रित होता है, तो ये पूरे साल भर अपने को सक्रिय रखते हैं। तो ये जो लक्षण है, इनके कारण जो पक्षी हैं, एवीज हैं, वो रेप्टिल की तुलना में अधिक विकसित पाए जाते हैं। आज हमने केवल ये जो इसके समान लक्षण हैं पर इसके विकसित लक्षण हैं एवीज समूह के जंतुओं पर, उसके बारे में बात की है। अगले जो लेसन में हम इसका वर्गीकरण है एवीज का, वो करेंगे। धन्यवाद।